हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौर्य प्रशासन की और मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन किस तरह का था उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत में सही अर्थों में राजनीतिक एकता स्थापित हुई, क्योंकि उससे पहले भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और अब छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर भारत एक साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयोग यहाँ पर किया गया। जहाँ तक मौर्य साम्राज्य के शासकों की बात है, सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, जिसकी जो अवधि मानी जाती है वो 322-324 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है और यह माना जाता है कि उसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में, प्रशासन के विषय में जानकारी के बहुत से स्रोत हैं, जिनमें बौद्ध धर्म ग्रंथ जैसे दिव्यदान, महाबोधि वंश, महावंश, दीपवंश, जैन धर्म ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख और इसके अतिरिक्त जहाँ तक प्रशासन का मुख्य रूप से संबंध है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका ऐसे विश्वसनीय सूत्र हैं जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो चलिए आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध की। चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठने के पश्चात वास्तव में भारतीय अवधारणा वाले चक्रवर्ती राजा के आदर्श को प्रस्तुत किया। प्रशासनिक दृष्टि से मौर्य प्रशासन में भी सत्ता का केंद्र जो होता था राजा हुआ करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों दोनों से ही पता चलता है कि राजा का आदर्श एवं एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला होता था और राज्य का प्रमुख होता था, वही दंडधर था और नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंडित कर समाज में व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य दायित्व होता था। मौर्य शासक देवानाम प्रिय और प्रियदर्शन की उपाधियां धारण करते थे। राजा के अधिकार वैसे असीमित थे, वह न्याय, विधि, कार्यकारिणी सभी का प्रमुख था। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को बहुत व्यस्त बताया है और जिसका मेगस्थनीज की इंडिका भी समर्थन करती है। कौटिल्य का कहना है कि जिस तरह गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, वैसे ही बिना सहायता के अकेला राज्य चलाना भी राजा के लिए संभव नहीं था। अतः सम्राट को सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति करनी होती थी और उनकी सहायता से वह राज्य करता था। इसलिए मौर्य युग में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद या मंत्रियों की परिषद, सभा, इनका उल्लेख भी मिलता है। मंत्री परिषद की अवधारणा प्राचीन है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख किया है और मेगस्थनीज के इंडिका और कौटिल्य भी इस बात का समर्थन करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इन सब कार्यों के ऊपर नज़र रखने वाला एक प्रशासनिक मंडल होता है, तो उस शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे गाड़ी अकेले एक पहिए से नहीं चल सकती, वैसे ही राजा भी अकेला राज कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने कई उच्च स्तरीय अधिकारी रखे थे,
जिन्हें सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था। उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की तुलना उन्होंने इस समय के आधुनिक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस के अगर अधिकारियों से हम करें तो उसमें कुछ गलती नहीं होगी। इन अधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वे होते थे जिन्हें कि मंत्रिन कहा जाता था। अपने अभिलेखों में इन्हीं को अशोक ने महामात्र भी कहा है। जहाँ तक मंत्रिन, अमात्य, या ये जो महामात्य होते थे, इनके अलग अलग कैटेगरी होती थी और इन कैटेगरी के हिसाब से ही इन्हें वेतन भी दिया जाता था। जैसे कि प्रथम वर्ग जो हुआ करता था, जिसमें मुख्य रूप से राज परिवार के सदस्य होते थे, पुरोहित, सेनापति, युवराज, आचार्य, इनका जो वेतन होता था वो 48,000 पण हुआ करता था। दूसरे वर्ग के जो अधिकारी होते थे उनमें द्वारिक, जिन्हें कि राजप्रसाद का रक्षक, अंतपुर का रक्षक, समाहर्ता जो कि कर वगैरह इकट्ठा किया करते थे, सन्निधाता जो कि भंडार गृह अध्यक्ष हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उन लोगों को 24,000 पण। और तीसरे वर्ग में नगर प्रमुख, व्यापार प्रमुख, मंत्री परिषद के सदस्य, प्रांतों के शासक, ये लोग सम्मिलित थे। इन लोग का जो वेतन होता था, इन्हें 12,000 पण देने का विधान था। चौथे वर्ग के अधिकारियों का वेतन 8,000 पण था और इस श्रेणी में मुख्य रूप से हाथी, रथ, घोड़ों के अध्यक्ष ये लोग हुआ करते थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पण क्या हुआ करता था। पण मौर्य काल की मुद्रा हुआ करती थी, जिसे अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसे कायसा पण क्या कहा जाता था। यह मुख्यतः चांदी की होती थी और कभी कभी इस मुद्रा को तांबे और शीशे को मिलाकर भी बनाया जाता था। तो इन जो अधिकारी हुआ करते थे उनका वेतन उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से काफ़ी उच्च हुआ करता था और इन्हें अलग अलग विभागों में बांटा जाता था। इनकी देखभाल के लिए नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी अमात्यों को कौटिल्य ने अध्यक्ष कहा है। दीवानी और फौजदारी संबंधी मुकदमों और अदालतों में नियुक्ति देते समय अधिकारी की न्याय, बुद्धि, ईमानदारी की परीक्षा भी ली जाती थी। समाहर्ता जो होता था वो कर की वसूली संबंधित अधिकारी होता था और सन्निधाता की नियुक्ति में ये ध्यान रखा जाता था, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष होता था, कि वो घूसखोर ना हो और भयहीन हो, अपने अमात्यों पर नियंत्रण रख सके। अन्य अमात्यों को भी, जैसे जंगल का विभाग, खान विभाग, सिक्का ढालने का विभाग, मवेशियों की देखभाल का विभाग, इस तरह अलग अलग विभाग थे, उनमें नियुक्त किया जाता था, जो कि कार्य उन्हें दिया जाता था, उन कार्यों को देखते थे। अब ये तो हुई केंद्रीय प्रशासन की बात। अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों और बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को कई भागों में विभक्त किया गया था, जिन पर राजा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शासन करते थे। चंद्रगुप्त के समय में प्रांतों की वास्तविक संख्या कितनी थी इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन उसके पौत्र अशोक के समय में कम से कम 5 प्रांत अवश्य रहे होंगे, जिसमें उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरठ जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसाली थी और प्राच्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
दूरस्थ प्रांतों पर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था और इन्हें कुमार कहा जाता था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन लोगों का जो वार्षिक वेतन हुआ करता था वो 12,000 पर्ण हुआ करता था। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में वैश्य पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राष्ट्रीय कहा जाता है। अतः इन सब चीज़ों से पता चलता है कि पुष्यमित्र यहाँ का क्षेत्रीय शासक रहा होगा और जिसे वहीं का प्रतिनिधि शासक नियुक्त कर दिया गया होगा। अब केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के पश्चात अगर हम नगर प्रशासन की बात करें तो ज़्यादा उचित होगा। नगर प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो सबसे विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है और यह माना जाता है कि मेगास्थनीज की जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसमें उसने विभिन्न प्रकार की समितियां गठित कर रखी थी और ये जो समिति हुआ करती थी इनसे नगर का शासन सुचारू रूप से चला करता था। इस प्रकार नगर के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद संगठित की गई थी। इस परिषद में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और उनका अपना कार्यक्षेत्र निश्चित था। जैसे पहली जो समिति होती थी वो शिल्प कला समिति के नाम से जानी जाती थी। यह समिति कलाकारों, शिल्पियों, श्रमिकों का पारिश्रमिक निर्धारित करती थी और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी यह समिति उत्तरदायी थी। साथ ही उत्पादन की शुद्धता पर निगरानी रखना भी इसका कार्य होता था। दूसरी समिति विदेशी नागरिक कल्याण समिति होती थी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान से राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे, पाटलिपुत्र में अनेक कारणों से इन विदेशियों का आवागमन रहता था। अतः यह समिति विदेशियों के निवास स्थान, चिकित्सा, भोजन आदि का प्रबंध करती थी और किसी विदेशी की मृत्यु के पश्चात उसकी अंतिम क्रिया का दायित्व भी इसी समिति का होता था। तीसरी समिति जनगणना समिति थी। यह नगर के निवासियों की संख्या, उनकी जन्म, मरण आदि का हिसाब रखती थी और जनगणना के कारण करों की वसूली में भी सुविधा होती थी। चौथी समिति वाणिज्य और व्यवसाय संबंधी होती थी। यह नापतोल का निरीक्षण, वस्तुओं का भाव निर्धारित करना, व्यापार के लिए आज्ञा पत्र लेना, ये सारे कार्य करती थी। और यदि कोई व्यापारी एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करता था तो उसे दुगना कर देना पड़ता था। पांचवी समिति उत्पादित वस्तुओं का निरीक्षण करके मिलावट पर नियंत्रण रखती थी और मिलावट करने वाले व्यापारियों को कड़ा दंड दिया जाता था। छठी समिति पांचवी समिति उत्पादित वस्तुओं का निरीक्षण करके मिलावट पर नियंत्रण रखती थी, जैसे मैंने बताया। और छठी समिति कर समिति होती थी जो कि बिक्री की वस्तुओं पर कर निर्धारित करती थी और जो व्यापारी कर से बचने का प्रयास करता था उसे प्राणदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज ये कहते हैं कि यद्यपि यह समितियां अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करती थी परंतु सामूहिक रूप से नगर के सामान्य विषयों से भी उनका संबंध होता था, जैसे सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, मरम्मत, बाजार नियंत्रण, बंदरगाहों और मंदिरों की देखरेख, ये भी इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता था। नगर व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने नगराध्यक्ष नामक अधिकारी को नगर का शासक बताया है, जिसके अधीन स्थानिक और गोप नामक अधिकारी भी हुआ करते थे।
अब क्योंकि चंद्रगुप्त ने गद्दी पर बैठने के पश्चात साम्राज्य विस्तार भी किया, तो निश्चय ही समुद्रगुप्त के पास विशाल सेना थी। जहाँ तक यूनानी लेखकों का संबंध है, उनका ये मानना है कि उसकी सेना में 6 लाख पैदल, 3 लाख अश्वारोही, 1000 हाथी और 8000 रथ थे। मेगास्थनीज ये भी लिखता है कि सेना के देखभाल के लिए एक परिषद हुआ करती थी, उसमें भी 30 सदस्य होते थे और ये 30 सदस्य 5-5 की समितियों में विभक्त थे और प्रत्येक समिति एक विभाग विशेष की देखभाल करा करती थी। ये विभाग मुख्य रूप से नौसेना, सेना यातायात और युद्ध हेतु आवश्यक वस्तुओं का विभाग, पैदल सेना, अश्वसेना, रथ सेना और गज सेना आदि से संबंधित थे। कौटिल्य केवल सेना के 4 परंपरागत विभाग जैसे पैदल, अश्व, रथ और हाथी सेना का हस्ती विभाग का उल्लेख करता है। प्रत्येक विभाग का अपना अपना अध्यक्ष भी हुआ करता था। जहाँ तक जनपद के शासन की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वायत्त और प्रशासनिक इकाई थे। 5 से 10 ग्रामों के ऊपर एक गोप नियुक्त किया जाता था, जो उनका अधिकार क्षेत्र हुआ करता था उसके अंतर्गत सीमाओं का निरीक्षण करना, जनसंख्या का हिसाब करना, जमीन की खरीद और बेच आदि की जानकारी रखना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सारे कार्य करा करते थे। कई गोपों के ऊपर एक स्थानिक होता था जिसका कार्य गोप के कार्यों के समान था। स्थानिक समाहर्ता जो कि कर वगैरह इकट्ठा करते थे, उनके प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे और प्रदेष्ट जो हुआ करते थे वो आधुनिक कमिश्नर के स्तर का अधिकारी होता था। जब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की, तो अपराध और दंड नीति पर चर्चा करना भी उचित प्रतीत होता है। मौर्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपि दंड बहुत अधिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन कठोर दंड दिए जाने का प्रावधान था। मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों ही साक्ष्यों से यही बात प्रमाणित होती है। वो कहते हैं हल्के अपराधों के लिए अपराधी को जुर्माना लगा दिया जाता था, पर सामान्य रूप से कड़े दंडों की व्यवस्था थी। शिल्पी के किसी अंग को क्षति पहुंचाने वाले एवं जानबूझकर राजा को कर न देने वाले के लिए प्राण दंड का विधान था। कौटिल्य यह भी लिखता है कि राज कर्मचारी द्वारा हल्की चोरी करने पर भी कहीं कहीं प्राण दंड दिया जाता था। कुछ अपराधों के लिए अंग भंग का विधान था या अंगोच्छेद का विधान था। अपराध स्वीकार कराने के लिए अभियुक्त को विविध प्रकार की यातनाएं भी दी जाती थी। इसके बाद कि राज्य की आय और व्यय का मुख्य साधन क्या था। समाहर्ता, जैसे कि पहले बताया, कर वसूली से संबंधित अधिकारी होता था। भूमि पर कर लगाकर राज्य की जो आय होती थी वही राज्य के विकास का प्रमुख साधन होती थी। इसे भाग कहते थे और इसकी सामान्य दर 1/4 से 1/6 के मध्य हुआ करती थी। स्थानीय आर्थिक स्थिति के अनुसार इसमें बढ़ोतरी और घटोतरी हो जाती थी। जहाँ राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था थी वहाँ सिंचाई कर लिया जाता था और नगरों में गृह कर लगाया जाता था। राजकीय भूमि, जंगल और खानों से होने वाला लाभ, सीमाओं तथा नदियों के घाटों पर लगाई जाने वाली चुंगी और इस तरह की अन्य बहुत से कर थे
जो कि राज्य की संपत्ति के साधन थे। किसी आकस्मिक आवश्यकता के आ पड़ने पर प्रजा के ऊपर विशेष कर लगाने का भी प्रावधान था। इस काल में भी ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को कर से मुक्त कर उन्हें छूट देने का प्रावधान देखने को मिलता है। राजकोष में आए इस धन का कई मदों में व्यय होता था, जैसे कि राज परिवार से संबंधित लोगों में, उनके दरबारियों पे, सैनिकों के वेतन पर, राज्य की सुरक्षा आदि खर्चों पर, जन सामान्य की आवश्यकताओं, सड़क, पानी आदि की व्यवस्था पर तथा धार्मिक संस्थाओं को दान देना और शिल्पियों आदि को समय समय पर पुरस्कृत करने के लिए भी इस का उपयोग किया जाता था। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हम यदि देखते हैं तो व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में थे और घरेलू व्यवसाय जो होते थे उनमें सूती वस्त्र उद्योग जो था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था। मदुरा, सौराष्ट्र, कलिंग, बंगाल सूती वस्त्र के मुख्य केंद्र माने जाते थे। दूसरा उद्योग जो कि मौर्य काल में विकसित हुआ वो खनिज और धातु का व्यवसाय था। इसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, टीन, पीतल इन सब का उद्योगों का विकास हुआ। और मौर्य युग में एक विशेष उद्योग का भी लक्ष्य रखा गया जो कि सुरा निर्मित करने का था। इस व्यवसाय पर सुराध्यक्ष का नियंत्रण होता था और जिसका संचालन जो है वो दक्ष व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और राज्य को इससे काफ़ी आमदनी होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया और जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और मैसूर के श्रावणगोला नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। 900 ईस्वी के 2 लेखों में भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनिपति का चंद्रगिरी पर्वत पर आने का उल्लेख मिलता है। और इसके साथ ही मैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन संबंधी जानकारी को आपसे मैंने शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को इससे लाभ मिलेगा।